तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड की एपिसोड 45 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एल्डर बाइचून अपने फीनिक्स के एसेंस के बारे में कहानी सुना रहे होते हैं कि कैसे एक फीनिक्स गार्ड इस अर्थ के ऊपर आया था, स्काई परफाउंड कॉन्टिनेंट के ऊपर, और जहां पर उसने अपने 2 ट्रेनिंग ग्राउंड छोड़े थे। एक ट्रेनिंग ग्राउंड इस वक्त डिवाइन फीनिक्स एम्पायर में है, तो सभी लोग उस ट्रेनिंग ग्राउंड को यूज कर रहे हैं, जबकि दूसरा यहाँ पर इस जगह के ऊपर है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। इस वक्त जो बैटल ग्राउंड डिवाइन फीनिक्स एम्पायर में है वो लोग उसको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे बल्कि उन सभी के पास डिवाइन फीनिक्स की पावर्स भी हैं, और ब्लड लाइन की पावर्स की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, और उनके क्लैन का एक नाम है, यानी कि वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हद तक पावरफुल है। दूसरा ट्रेनिंग ग्राउंड जो कि हमारे ब्लू विंड एम्पायर में है, यानी कि ये वाला ट्रेनिंग ग्राउंड। हालांकि इस ट्रेनिंग ग्राउंड को हमारे एंसेस्टर्स को ढूंढने में काफी ज्यादा देर लगी, काफी लंबे अरसे के बाद उन्हें ये ट्रेनिंग ग्राउंड यहाँ पर मिला। लेकिन जब हमारे एंसेस्टर्स को ये ट्रेनिंग ग्राउंड मिला तो उन्होंने इसको यूज करते हुए ब्लड लाइन की पावर ली, और वो सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। जाओची बाइचून से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी खजाना नहीं है, यानी कि यहाँ पर डिवाइन फिनिक्स ने अपना खजाना नहीं छुपाया। बाइचून से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे एंसेस्टर्स के लिए यही एक खजाना था। हमारे एंसेस्टर्स ने जिन्होंने यहाँ पर इस टेस्ट को पास किया था उन्हीं के पास फिनिक्स की ब्लड लाइन आ सकी, और उस वक्त हमारे एंसेस्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उनके पास डिवाइन फिनिक्स की ब्लड लाइन होने की वजह से ब्लू विंड एम्पायर को भी डिवाइन फिनिक्स एम्पायर का नाम दिया जाने लगा था। लेकिन अफसोस हमारी एक गलती की वजह से ये सब कुछ खत्म हो गया। जाओची से कहता है तुमने जिस तरह बताया कि यहाँ पर पूरे के पूरे एम्पायर का नाम चेंज किया जाने वाला था तुम्हारी फिनिक्स ब्लड लाइन की वजह से, तो फिर तुम सभी लोगों की हालत ऐसी क्यों हो गई। चुनो से कहता है हमारा सेक्टर यहाँ पर अकेला सेक्टर नहीं था, हमारे अलावा यहाँ पर हजारों साल पुराने भी सेक्टर्स थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, और वो सभी लोग किसी नए उठने वाले डिवाइन फिनिक्स सेक्टर को इस तरह से राज करने नहीं दे सकते थे। इसी वजह से हमारे एंसेस्टर्स को ये वाली बात अच्छी तरह से पता थी, अगर सभी लोगों को पता चल गया तो वो सभी लोग हमें दबाने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से हमारे एंसेस्टर्स ने फैसला किया वो लोग अपनी पावर्स को लो प्रोफाइल में ही रखेंगे। लेकिन ये सब कुछ भी ज्यादा अरसे तक नहीं चल सका। आखिरकार वो दिन आया जब हमारे एंसेस्टर्स से गलती हो गई, और उसी गलती की वजह से फिनिक्स ने हमें ये श्राप दिया था। ये उस वक्त की बात है जब हमारे ऊपर एक दूसरे सेक्टर ने अटैक किया था। जब दूसरे सेक्टर ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमारे जो एल्डर थे उनके पास डिवाइन फिनिक्स की पावर्स थी, उन्होंने फिनिक्स की फायर पावर को यूज करते हुए उस बंदे का मुकाबला किया या फिर उस सेक्टर का मुकाबला किया। लेकिन वो अपनी डिवाइन फिनिक्स की फ्लेम्स की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी फ्लेम्स की पावर पूरे के पूरे शहर में फैल गई। इस शहर के ऊपर फाइट कर रहे थे उसके नीचे हजारों लाखों लोग रहते थे, और उस फायर की वजह से वो सारे के सारे लोग मारे गए, और वो सारे लोग डिवाइन फिनिक्स की पावर्स की वजह से मारे गए। लोग जानते हैं कि फिनिक्स एक बहुत ही नरम दिल डिवाइन बीस्ट है। वजह से फिनिक्स को जब पता चला कि उसकी फ्लेम पावर्स को यूज करते हुए बहुत सारे निर्दोष लोगों की जानें चली गई हैं, तो वो हमारे क्लैन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि उसने हम सभी को एक श्राप दे दिया, और वो श्राप ये था कि हमारे माथे के ऊपर जो निशान हुआ करता था जो कभी फिनिक्स की पावर्स को शो करता है, हमेशा के लिए हमारे माथे के ऊपर काव कर दिया गया, और इसके अंदर से सारी पावर्स को छीन लिया गया, और साथ ही हमारी सारी की सारी कल्टीवेशन लेवल एलिमेंट्री परफाउंड राम के 10th लेवल तक सीमित रह गई, ताकि हमारी जनरेशन में से कोई भी ऐसा ना हो जो कि एलिमेंट्री परफाउंड राम से ऊपर जा सके। इस वजह से तुम यहाँ पर जितने भी लोगों को देखते हो हमारी हाईएस्ट लिमिट यही है, हम लोग एलिमेंट्री परफाउंड राम के 10th लेवल से ऊपर नहीं जा सकते, यही हमारा श्राप है। और हमारे माथे के ऊपर जो फिनिक्स फायर का मार्क है उसका कलर भी येलो से डार्क रेड हो गया, और वो हमेशा के लिए यहाँ पर रह गया। लोग इसको छुपा भी नहीं सकते, ये हमारे माथे के ऊपर हमेशा नजर आता है। इस मार्क के हमारे माथे के ऊपर आ जाने के बाद जब हमें फिनिक्स की श्राप मिला तो हमारे एंसेस्टर्स ने फैसला किया कि वो अपने गांव को छोड़ देंगे और वो अलग हो जाएंगे। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर 10,000 बीस माउंटेन के ऊपर आ गए, और यहीं पर हमने अपना बसेरा जमा लिया। हमारे एंसेस्टर्स ने यहाँ पर आने के बाद अपने माथे के ऊपर से इस निशान को मिटाने और फिनिक्स के श्राप को दूर करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन हम में से कोई भी कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि ये एक डिवाइन फिनिक्स का मार्क था, तो हम इसको इतनी आसानी से तो नहीं दूर कर सकते। उस दिन से लेकर आज तक हजारों साल गुजर चुके हैं, हमारी कितनी ही जनरेशन आ चुकी हैं, और सभी के माथे के ऊपर ये निशान होता है। इनमें से कोई भी इस निशान को अपने माथे से हटा नहीं सका, और ना ही ये निशान खुद से हट पाया है। इस वजह से हम सभी लोग यहीं पर इसी जगह के ऊपर रहते हैं, और यहाँ से बाहर नहीं निकलते। हम लोग इस माउंटेन से बाहर नहीं जाते, यहीं पर सारा दिन बैठकर डिवाइन फिनिक्स की पूजा करते रहते हैं, ताकि हम अपने गुनाह के बदले में उससे माफी मांग सके। क्या पता वो कभी खुश हो जाए और हमारे माथे के ऊपर से इस निशान को मिटा दे। बाइचन रोना शुरू कर देता और कहता है जरा देखो तो सही, कभी हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, आज हमारी हालत ऐसी हो चुकी है कि एक छोटा सा मर्सनरी का ग्रुप हमें इस हालत तक मजबूर कर दे कि हमारे कितने ही लोगों को उसने मार डाला है। जाओची भी उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है, फिर साथ ही वो उसे कहता है तुमने कहा कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं जिसे फिनिक्स ने पीछे छोड़ा है। बाइचन उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, यहीं पर इसी जगह के अंदर वो सील है, उस सील को ओपन करने से ट्रेनिंग ग्राउंड एक्टिवेट हो जाएगा। जाओची उसे कहता है तो क्या तुम मेरे लिए सील को ओपन कर सकते हो, मैं अंदर जाकर उस ट्रेनिंग
ट्रेनिंग ग्राउंड को आजमाना चाहता हूँ, क्या पता मुझे वहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए। बाइचुन चिल्लाकर उसे कहता है, नहीं मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर सकता। बात तो यह है कि तुम हमारे डिवाइन फिनिक्स क्लैन के एक मेंबर नहीं हो, और दूसरी बात यह है कि तुम तो सिर्फ अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म राम के फर्स्ट लेवल पर हो। तुम तो वहाँ पर जाने की सोचना भी मत। जो लोग भी वहाँ पर गए हैं, सबसे ज्यादा लोएस्ट कल्टीवेशन जिस बंदे की थी वो भी अपनी स्पिरिट परफॉर्म राम में था। सॉरी, मैंने यहाँ पर जाओची की कल्टीवेशन गलत बता दी है। जाओची एलिमेंट्री परफॉर्म राम के फर्स्ट लेवल पर नहीं बल्कि बेसिक परफॉर्म राम के फर्स्ट लेवल पर है। एलिमेंट्री के बाद बेसिक आता है और बेसिक के बाद ट्रू परफॉर्म राम आता है और ट्रू के बाद स्पिरिट परफॉर्म राम आता है। तो जाओची अपने हाथ के ऊपर अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है और बाइचुन से कहता है, अब जबकि तुमने कहा कि फिनिक्स का ट्रायल ग्राउंड है तो हो सकता है कि वहाँ पर जितने भी टेस्ट हो वो सारे फायर के रिलेटेड हो। फिनिक्स के पास तो फायर होती है, अब मैं फायर को कंट्रोल कर सकता हूँ तो मेरे लिए ये टेस्ट देना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बाइचुन से कहता है, लेकिन फिनिक्स की जो फायर पावर होती है वो बाकी की नॉर्मल फायर से बहुत ज्यादा अलग होती है, चाहे तुम्हारे पास कितनी हाई रैंक की फायर क्यों ना हो। जाओची उसे कहता है, कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर फिर भी जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहूंगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। अगर टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ तो मैं उसे फेल करके वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर वहाँ पर जाकर मुझे कुछ थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ मिलती है तो यहाँ पर तुम सभी के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाइचुन जाओची से कहता है, जब तुम यहाँ पर मेरे साथ बात कर रहे थे तब तुमने उस सील की तरफ तकरीबन 3 बार तो देखा होगा, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उस सील में और इस ट्रेनिंग ग्राउंड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसको ओपन कर देता हूँ, क्या पता तुम्हें वहाँ से ब्लड लाइन की पावर मिल जाए। और वो जाओची के लिए सील को ओपन कर देते हैं और जाओची उस ट्रेनिंग ग्राउंड में चला जाता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा डार्कनेस होती है और उसके सामने उसे बड़ी सी फ्लेम फिनिक्स की आंखें दिखाई देती हैं और वो फिनिक्स की स्पिरिट उससे बात करती है। वो उसे कहती है, इंसान मैं तुम्हें यहाँ पर अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर वेलकम कहता हूँ। जाओची उसे देखते ही बहुत सा घबरा जाता है और कहता है, तो क्या वाकई में ये फिनिक्स की स्पिरिट है? फिनिक्स की सोल जाओची से कहती है, मैं एक इमॉर्टल सोल हूँ, इसे डिवाइन फिनिक्स ने अपने पीछे छोड़ा है। मैं सिर्फ एक इमॉर्टल सोल नहीं बल्कि मेरे पास अपनी कॉन्शियसनेस है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ। वो जाओची से कहता है, इंसान तो क्या तुम यहाँ पर इस ट्रेनिंग ग्राउंड के फर्स्ट स्टेज को पूरा करने के लिए तैयार हो? जाओची से कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो तैयार ही तैयार हूँ, चलो जल्दी से फर्स्ट स्टेज को एक्टिवेट करो। इसी वक्त उसकी फर्स्ट स्टेज को एक्टिवेट किया जाता है। फिनिक्स उसे कहता है, तो मैं तुम्हें गुड लक कहता हूँ। तो जैसे उसकी फर्स्ट स्टेज एक्टिवेट होती है नीचे का सारा ग्राउंड टूट जाता है और उसके अंदर से फायर निकलना शुरू हो जाती है। ग्राउंड के नीचे से काफी सारा मैग्मा भी निकल रहा होता है और उसे कहा जाता है, तुम्हारी फर्स्ट स्टेज का नाम पुरगाटरी फ्लेम डीमन है। तो जाओची वहाँ पर उस सारे के सारे लावा और सारी फायर को देखकर बहुत सा हैरान होता है और कहता है, ये तो वाकई में डिवाइन फिनिक्स का बनाया हुआ पहला स्टेज का टेस्ट है। यहाँ पर तो बहुत सारा मैग्मा है, इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा फायर निकल रही है, ऊपर से हवा भी बहुत ज्यादा गर्म है। जाओची कहता है, इतनी ज्यादा गर्म तापमान और इतनी ज्यादा तेज हवा जो कि बहुत ज्यादा गर्म भी है, ये तो वाकई में मेरे लिए बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। तो जाओची वहीं पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जाओची कहता है, मेरे पास क्योंकि फायर एट्रीब्यूट है और चाहे यहाँ पर फायर कैसी टाइप की क्यों ना हो, मेरे पास फायर से कंप्लीट इम्यूनिटी है। और जाओची इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसका पहला टेस्ट यहाँ पर फायर के रिलेटेड है क्योंकि वो फायर को कंट्रोल कर सकता है। हमारा जाओची इस फायर से बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि वो फायर उसको जला नहीं सकती। वो आगे बढ़ता और कहता है, पहली स्टेज के बारे में बताया गया था कि इस स्टेज का नाम पुरगाटरी डीमन है और मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे किसी बड़े से डीमन को मारना पड़ेगा कि यहाँ पर तो कोई भी डीमन नहीं है, लगता है कि वो मुझसे डर कर भाग गया होगा। मोली चिल्लाकर उसे कहती है, बेवकूफ जल्दी से अपने पीछे देखो। तो जाओची पीछे की तरफ मुड़ता है तो मैग्मा के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है। जाओची से देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। मोली जाओची से कहती है, ये तुमसे एक लेवल अप है, ये ट्रू परफॉर्म फायर बीस्ट है। मोली जाओची से कहती है, यहाँ पर इस बीस्ट को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये मैग्मा से बना हुआ है और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मैग्मा है, ये आसपास बहुत सारी फायर की है। अगर ये यहाँ पर जख्मी भी होता है ये दोबारा से अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर लेगा। जाओची वहीं पर खड़ा खड़ा मोली की बातें सुन रहा होता है कि उसी वक्त वो बड़ा सा मॉन्स्टर अपने मुंह से एक बड़ा सा फायरबॉल फेंकता है सीधा जाओची के ऊपर। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है कि जाओची वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो वहीं पर खड़ा होकर चिल्ला रहा होता है। उसके बाद मोली चिल्लाकर उसे कहती है, बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो जबकि तुम्हें पहले से पता है कि ये फायर तुम्हारी बॉडी को जला नहीं सकती। तो हमारा जाओची मोली की बात सुनने के बाद जल्दी से अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारा जाओची जल्दी से जंप करता है और उस मॉन्स्टर को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो जाओची वहाँ पर उसके करीब पहुँचने के बाद अपनी इवल सोल गेट को ओपन करता है, यानी कि फर्स्ट मेरिडियन को ओपन करता है जो कि इवल कार्ड की 7 मेरिडियंस में से एक है और वो उस बीस्ट को एक जबरदस्त पंच मारता है। जाओची उसको पंच मारने के बाद पीछे हटता है तो उसके ऊपर ज्यादा कुछ असर नहीं होता। जाओची कहता है, मेरे पंच ने इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं किया, इसका मतलब मैं इवल गार्ड की इवल सोल पावर को इसके ऊपर यूज नहीं कर सकता। मोली जाओची से कहती है, अगर तुम इसी मूव को यूज करते हुए पूरे 1 साल तक इसको पंच मारते रहो तब भी मुझे नहीं लगता कि तुम इसको मार पाओगे, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कोई और प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा। जाओची मोली से कहता है, अब जबकि बेसिक राम का कोई बंदा इसके सामने फाइट नहीं कर सकता और मेरे पंचेस इसके लिए बेकार हैं, फिर
फिर मुझे किसी और चीज को यूज करना पड़ेगा। वो अपने पास से टाइगर सोल स्वर्ड को बाहर निकालता है जो कि वो जाओ सेक्टर से चोरी करके लाया है। साउची कहता है चलो देखते हैं। तो साउची अपनी तलवार के साथ अपनी इवल सोल की पावर को मिक्स करता है और साथ ही फायर पावर को मिक्स करता है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश लगाता है। जैसे वो उस मॉन्स्टर के कंधे के ऊपर स्लैश लगाता है तो उसके कंधे पर एक बड़ा सा कट लगता है जिससे वो मॉन्स्टर भी चिल्लाना शुरू कर देता है। साउची कहता है ये तो कमाल हो गया, मेरी तलवार ने उसकी बॉडी के ऊपर डैमेज दिया, मतलब ये है कि ये स्वर्ड काम की है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे क्या साउची ट्रेनिंग ग्राउंड के सारे लेवल्स को पूरा कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।